देखेंगे मार्शल लॉ की बात होता है ना, तो मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात में क्या अंतर होता है, सबसे पहले हमको ये जानना है। मार्शल लॉ बनाम, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मार्शल लॉ जो होता है ये सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी जब लगेगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा, तो मूल अधिकारों के साथ साथ केंद्र राज्य संबंध को भी मतलब प्रभावित करेगा। इसके अलावा राजस्व, वेतन एवं निकाय शक्तियों को प्रभावित करने के साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। लेकिन मार्शल लॉ में ऐसा किसी भी तरह का नियम नहीं होता। मार्शल लॉ का मतलब सीधा सीधा होता है, एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष क्षेत्र में मतलब क्या हो जाएगा, विशेष प्रकार का सैन्य रूल लागू हो जाना। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सरकार का जो साधारण कानून जो रहता है उसको निलंबित कर देता है आपको मार्शल लॉ। ये सरकार में सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। ये कानून व्यवस्था में भंग होने पे दोबारा निर्धारित करता है। अगर मान लीजिए जैसे मार्शल लॉ जब लगता है तो कानून में व्यवस्था को भंग होने से मतलब उसे दोबारा निर्धारित, मतलब किसी भी तरह मतलब कानून व्यवस्था को, ठीक है, फिर से मतलब क्या किया जाए, लागू कर दिया जाए। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए मतलब मार्शल लॉ मतलब क्या होता है, लगता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जबकि क्या ये सिर्फ 3 आधार पे ही लग सकता है। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो इसके बेसिस क्या है, किस ग्राउंड पे लगते हैं, क्या बताएंगे? ठीक है, बताइए किस ग्राउंड पे लगते हैं, बताइए। मैं बात करूं राष्ट्रीय आपात का 3 ग्राउंड हो सकता है। एक युद्ध हो सकता है, दूसरा बाहरी आक्रमण हो सकता है, तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। ठीक है, 3 ही आधार पे लगेगा। जबकि मतलब मार्शल लॉ की बात करें किस आधार पे लगेगा, तो मार्शल लॉ तब लगेगा जब कहीं न कहीं पे किसी न किसी बीच के कानून व्यवस्था में आपको भंग आपको देखने को मिलेगी, तब जाके मार्शल लॉ लगता है। अब हम्म। मार्शल लॉ कैसे लगाएंगे, तो इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों पर ही लागू है, पूरे देश में एक साथ मार्शल लॉ नहीं लग सकता है। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी की बात करेंगे तो पूरे हिस्से पे लागू हो सकता है, या फिर देश के कुछ हिस्से पे लागू हो सकता है। देश के किसी हिस्से में लागू हो सकता है, फिर संपूर्ण हिस्सा में। लेकिन मार्शल लॉ एक साथ सारे संपूर्ण हिस्सा में नहीं लागू होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके लिए संविधान ठीक में है। कोई विशेषता नहीं दिया गया। आप देखेंगे, जैसे देखेंगे मार्शल लॉ के साथ कौन कौन फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। जबकि नेशनल इमरजेंसी लगता है तो 2 तरह के, ठीक है, एक आर्टिकल निकल कर आता है 358, एक निकल कर आता है 359। क्लियर? जी सर। 358 की बात करेंगे तो आर्टिकल्स 19 में जो हमको 6 प्रकार का जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, 6 टाइप्स का, उसको समाप्त कर देता है। ठीक है। हम्म। और 359 जो आता है ना, 20-21 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट हमें मिले सबको समाप्त कर देता है। 20-21 को किसी भी परिस्थिति में नहीं समाप्त किया जाता है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पे ही इसे समाप्त किया जाएगा। जबकि यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल राइट समाप्त होगा नहीं पता, यहाँ पे तो 20-21 का भी मतलब कहानी समाप्त हो जाता है। जब मार्शल लॉ जब लगता है, सैन्य कानून जब लगता है, तो सेना को गोली मारने को अधिकार हो जाता है। अगर सेना को अगर डाउट होगा, कहीं आप कुछ ऐसा काम करें, तो ऐसे कंडीशन में सेना को गोली मारने का अधिकार हो जाता है। और सेना के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई भी नहीं होती, क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप तो देखो 20-21 का भी समाप्त हो गया। तो यहाँ पे कोई नियम नहीं बना है कौन कौन सा मतलब फंडामेंटल राइट के समाप्त होगा, इसीलिए थोड़ा इमरजेंसी में भी खतरनाक होता है। ठीक है, हम्म। ठीक है ना, समझ गए इसको? ठीक है। अब यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण नीति को निलंबित नहीं कर सकता। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो हमको जो दिया गया है, हेबियस कॉर्पस, उसको निलंबित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। अब 34 में क्या है, तो मार्शल लॉ किसमें है, 34 में है। ठीक है, जो सैन्य शासन कहते हैं। नेशनल इमरजेंसी कितना है, तो 352 में है। दोनों के बीच विभेद अंतर को ऊपर हम लोगों ने जैसा देखा। आप देखते हैं क्या क्या कुल मूल अधिकारों का प्रभाव। ठीक है, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव की बात, कौन कौन सा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट हमारा इसमें इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। एक मिनट, तो देखेंगे आर्टिकल 35 केवल संसद के कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब यहाँ पे देखें 2 तरह का प्रावधान आपको देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट से संबंधित कानून कौन बनाएगा? केवल संसद। कौन बनाएगा? केवल संसद। फंडामेंटल राइट को बढ़ा सकता है कौन, कमा कौन सकता है? संसद। लेकिन यथा युक्ति, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी करेगा। लेकिन निलंबन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार का निलंबन का अधिकार किसके पास है? ठीक है, प्रेसिडेंट के पास है। संसद को अधिकार है से मतलब फंडामेंटल राइट से संबंधित कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है,
राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं प्राप्त है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड उनके प्रकार में एकता है। इस दिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। अब देखिए, हमारे संविधान में जब नेशनल इमरजेंसी लाया गया, बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। अब देखा गया किस देश के नेशनल इमरजेंसी से उठाया जाए। अमेरिका के संविधान में नेशनल इमरजेंसी नहीं था, ब्रिटेन में हो ही नहीं सकता था, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन तो चलते फिरते बन गया था। सभी देशों में देखा है, कहीं पे नहीं मिला, ठीक है। बाद में जाकर प्राइमरी रिपब्लिक के समय से, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जैसे प्रावधान जब अमेरिका या फिर ब्रिटेन में जब युद्ध वगैरह जब होता है ना, तो उस समय कुछ ऐसा ऐसा लगता है, वो भी उतना टफ नहीं होता। निवारक निरोध जो हमारे यहाँ जो मिला हुआ है ना, उसका 3 महीना तक कैद करके, उस तरह का कुछ कानून होता है। बीमा रिपब्लिक से हम लोगों ने मतलब नेशनल इमरजेंसी को मतलब अडॉप्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहली बात है, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव किस प्रकार से करता है। संसद के पास कैपेबिलिटी है निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। सिंपल सा, मौलिक अधिकार से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ठीक है। संसद में कहने का संसद मतलब राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट मिलके संसद का निर्माण करते हैं, पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे, मैंने बताया था आर्टिकल्स क्या है, 79, 80, 81। 79 में क्या है? संसद। 80 में क्या है? लोकसभा। नहीं, राज्यसभा, गलती बता दी। 80 में राज्यसभा ना, राज्यसभा, ठीक है। 81 में क्या है? लोकसभा, ठीक है। ध्यान रखिए, संसद की में बात करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है, ये संसद में आप हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे, किसी राज्य केंद्र शासित या स्थानीय अन्य प्राधिकरण में किसी भी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था है, ठीक है, अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सब है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रीट जारी करने, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना, 32 में है। सशस्त्र बलों, पुलिस आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, 33 में है। आर्टिकल 33 क्या कहता है? जो सामान्य नागरिक को जो मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, उन सारे मूल अधिकारों का प्रयोग सशस्त्र बल, पुलिस बल आदि सदस्य नहीं कर सकते हैं। 34 में क्या है? मार्शल। 32 तक का आर्टिकल तो आपको इजिली याद रहता है, ठीक है, लेकिन 33, 34, 35 याद रखें। 33 में क्या? मूल अधिकारों का प्रतिबंध है। किनके लिए प्रतिबंध है? सशस्त्र बल के लिए, पुलिस बल के सदस्यों के लिए प्रतिबंध है। 34 में क्या है? मार्शल लॉ है। और 35 में क्या है? 35 में है से मतलब कानून बनाने का, मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? बिल्कुल। तो अरे तो सिंपल सी बात है, अगर बात करेंगे सीधा सीधा, अगर बात करेंगे मूल अधिकार जो भारतीयों को दिया गया है, वो 14 से लेके एक तरह से देखेंगे तो 32 में ना है, ठीक है। 12 में तो क्या है? राज्य को डिफाइन करता है। 13 में क्या करता है? मतलब वैसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे। कोई कानून अगर बनता है जो कि मूल अधिकार के खिलाफ होता है, तो कानूनों का अल्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो 14 से लेकर 32 तक एक तरह से देखेंगे शुद्ध रूप से मूल अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। नागरिकों को दिए, किसके खिलाफ दिए गए? नागरिकों को सशक्त करता है, राज्य के खिलाफ। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी? तो मूल अधिकारों की प्रकृति जो है नकारात्मक होती है। कैसी होती है? नकारात्मक होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। कहाँ पे थे अब हम? हाँ, किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना, 34 में है, ठीक है। आप देखें दूसरा क्या? संसद के पास, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं, मूल अधिकारों को दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। आप देखें मूल अधिकार की बात करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला? देखिए, मूल अधिकार में दो प्रकृति के मूल अधिकार है, एक सापेक्ष है, दूसरा जो निरपेक्ष है। क्या है? निरपेक्ष है, ठीक है, ध्यान रखें। ये दोनों आर्टिकल जो है ना, ये दोनों बहुत ही मतलब एक तरह से देखिए कि इसमें दंड देने की बात होती है। अस्पृश्यता को किसी भी ग्राउंड पे उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। जैसे आर्टिकल 14 देते हैं ना, लेकिन आर्टिकल 14 के कई मायनों में उल्लंघन भी होता है। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन अब प्रिविलेज की बात करते हैं, प्रेसिडेंट के पास प्रिविलेज है, गवर्नर के पास प्रिविलेज है, तो वहां पे राइट टू इक्वलिटी का प्रिविलेज के द्वारा हम लोगों ने क्या किया, तो वहां पे उल्लंघन हो गया। लेकिन आर्टिकल 17 किसी के लिए नहीं, सबके लिए एक समान। मतलब एक तरह से बोला जाए तो सेकुलर आर्टिकल्स हो गया, निरपेक्ष हो गया। आर्टिकल 23 सबके लिए, किसी भी ग्राउंड पे आर्टिकल हम नहीं कह जा रहे इस प्रकार से हुआ है तो इस प्रकार से ये आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। जैसे बोलते हैं, राज्य बोलता है चलो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसके साथ जन्म स्थान के निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 15 कहता है ना। जी सर। लेकिन राज्यों को बोला गया निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे वैकेंसी भरोगे किसी दूसरे स्टेट में,
तो आपका यहाँ पे जो कैटेगरी जो वहां पे जाकर आपका कैटेगरी जनरल में हो जाएगा। तो ये निवास स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव कर ली, लेकिन 17 और 23 के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं हो नहीं सकता है, कर ठीक है। सकते। और ये दोनों का, ये भारतीय नागरिकों को भी मिला हुआ, विदेशियों को भी है, ठीक है। समझ जी रहे हैं? तो इतना इसको, इसमें दोनों में दंड देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। संसद को बोला गया अगर इसका अगर कोई तोड़ता है तो इसमें दंड देने का प्रावधान है। इसके लिए कानून कौन बनाएगा? कौन कानून बनाएगा इसके लिए? संसद सर। ठीक है, तो इसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी, ठीक है, संसद। अब इसमें विधानमंडल नहीं, जब भी मैं पार्लियामेंट कह रहा हूं दैट मीन लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। विधानमंडल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। जी इसके सर। अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने पर उपयुक्त कारों के दंड के लिए कानून बनाती है। इस तरह से इसे संसद के लिए अनिवार्य किया जाता है वह ऐसे कानून बनाए। उपयुक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद उसे परिवर्तित या निश्चित या संशोधित नहीं करती है। उपयुक्त वर्णित मामलों में संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी, मतलब पहले से, ठीक है, जो पहले से जो संविधान में जो डाला गया वो तब हम्म, तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद इसमें किसी भी तरह परिवर्तित नहीं करती, इसे परिवर्तन नहीं हटा नहीं करते। देती है जी या फिर सर। इसमें संशोधित नहीं करती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ये उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 पे संसद के उपयुक्त विषय पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। यद्यपि इनमें से कुछ मूल अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं, ठीक है, यानी राज्य सूची के कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो मतलब राज्य के पास भी होते हैं, मतलब राज्य भी बना सकता है। राज्य सूची के सब्जेक्ट से अगर कुछ संबंधित अगर फंडामेंटल राइट है, स्टेट के पास भी पावर होता है, ठीक है। चलिए आप देखिए संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार की बात करेंगे। भारत जैसे समाजवादी देश में संपत्ति का अधिकार होना, ठीक है, ठीक बात तो नहीं है। संपत्ति का एक्यूमुलेशन होना शुरू, वैसे भी 2% लोगों के पास ही देश का 90% पैसा है। तो हम्म, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाया गया, ठीक है। तो भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा, इसको कानूनी अधिकार के तहत वर्णित किया गया। जबकि भारत एक कैपिटलिस्ट नहीं है, कैपिटलिस्ट नेशन नहीं है, पूंजीवादी देश नहीं है, समाजवादी देश है। हम मतलब क्या, गांधीवादी समाजवादी थ्योरी को हम लोग मानते हैं। जबकि बात करेंगे समाजवाद, वर्णित समाजवाद क्या कहता है, कम्युनिज्म की बात करेंगे, जो कि समाजवाद जो कि कार्ल मार्क्स का थ्योरी है, वह कहता है मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास अगर आईफोन है, मान लीजिए किसी के पास आईफोन है तो 1 लाख का आईफोन है, ठीक है। इस आईफोन को उससे छीनो, ठीक है, इस आईफोन को बेच दो और 10-10 हजार का फोन खरीद कर, ठीक है, 1 लाख का आईफोन को बेच कर 10-10 हजार का फोन करके 10 लोगों में बांट दो। मतलब हम्म, अमीरों से पैसा छीनो, गरीबों में बांटो, या फिर जो भी जो राज्य का जो भी मतलब रिसोर्सेस होगा उस पर सबका मतलब समान अधिकार होगा। कम्युनिज्म है, ठीक है, इसको कम्युनिज्म करे। समाजवाद का असली रूप तो यही है, लेकिन हमारे यहाँ जो इस समाजवाद को उठाया गया तो हमारे यहाँ समाजवाद कम्युनिज्म, उधर का जो कार्ल मार्क्स का जो था अपना कम्युनिज्म था, जिसको हम लोग थोड़ा सा जैसे कि से रशिया में आपको देखने को मिलता है, चाइना में देखने को मिलता था, अब तो नहीं है। तो भारत में इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। गांधी जी इन कम्युनिज्म के समर्थक नहीं थे। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया गया जहां पे पूंजी वर्ग प्लस, ठीक है, पूंजी वर्ग के साथ समाजवाद दोनों साथ में मिलकर काम करता है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार जो था, एक बात की धन का बहुत अधिक एक्यूमुलेशन हो सकता था, इस वजह से इसको हटा दिया गया। कहां कहां पे था संपत्ति का अधिकार? तो 6 प्रकार का जो आर्टिकल जो हमको मिला 19 में जो है ना, 6 प्रकार का, 6 प्रकार का जी अधिकार सर। मिला हुआ है 19 में, उसमें एफ में था, 19 के किस में था? एफ में था। जी। उसके बाद कहां पे था? 31, 31 का कौन सा आर्टिकल था? ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा 31 में, ये च लिखा होगा का च, च का मतलब क्या होता है? च का मतलब 6 नंबर पे च, अरे होगा ना 6 नंबर पे च, तो च हाँ। का मतलब एफ हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे 19 के 1 में जाएंगे तो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलता है। 19 के 1 के एफ में आपको फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, 31 में आपको फंडामेंटल राइट था संपत्ति के अधिकार के रूप में। सबको हटाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है। देखेंगे वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित, भाग 3 की बात करेंगे। संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है, ठीक है, जिसमें से भाग 3 की बात करेंगे फंडामेंटल राइट को बताता है। 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था। अनुच्छेद 1, ठीक है, अनुच्छेद 1 का एफ च लिखा हुआ, इसका मतलब एफ हो गया, एवं अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 1 के च में प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिग्रहण करने, उसे रखने, निपटने की गारंटी देता था। जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, संपत्ति वंचन करने के खिलाफ मतलब अधिकार प्रदान करता था। मतलब किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से
वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये किया जा गारंटी सकता। देता था। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार गारंटी है। क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार गारंटी है। डीपीएसपी भी गारंटी है, लेकिन उसमें क्या लिखा गया? राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा गारंटी है जो कि राज्य अपनी सुविधा के अनुसार बजा सकते हैं। हम्म। ठीक है? मेरे यहाँ कोई मेहमान आ जाएगा, आप बोलेगा रात में हमको ये चीज खाना है, वो चीज खाना है, मेरे पास सुविधा नहीं बोलेंगे। अगर मेरे हम्म। पास सुविधा है तो हम अपने सुविधा के अनुसार उनको देंगे। राज्य के नीति निर्देशक जस्ट एक ऐसा चीज, राज्य जब उसके लिए खुद अपने आप को कैपेबल समझेगा तो लोगों के देगा। हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, मेहमान तो नहीं कहे नहीं वो यही खाना, भाई मेरे पास नहीं, हम नहीं दे सकते अभी। जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन ये एक तरह से पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट आपको गारंटी देता है। आप इसमें जबरदस्ती कर सकते हैं, राज्य आपसे छीन नहीं सकता है। ऐसे कंडीशन में आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। ठीक है? तो राज्यों के खिलाफ क्या है? गारंटी है, जो कि व्यक्तित्व को मतलब क्या करता है? मजबूत करता है। ठीक है? इसमें यह व्यवस्था है कि बिना विधि सम्मत कानून से कोई भी संपत्ति का अधिकार नहीं जताएगा। हम्म। क्या है कि यह राज्य को किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिग्रहण पर दो शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। पहला, इसे हम्म। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। आप देखेंगे राज्य सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। राज्य बहुत बड़ा शक्तिशाली। अब राज्य का मतलब कौन शक्तिशाली? राज्य का मतलब सब स्टेट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। पुलिस क्या है? पुलिस राज्य का हिस्सा है। ठीक है? आर्मी क्या है? आर्मी राज्य का हिस्सा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, सीएम, पीएम सब क्या होता है? सब राज्य का हिस्सा राज्य है। का हिस्सा है। ठीक है? तो सर इसे राज्य का सार्वजनिक मतलब उद्देश्य। जो है ना सेंट्रल है ना हम्म। सर? नहीं, राज्य का परिभाषा बहुत व्यापक परिभाषा होता है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट का, उसमें राज्य का परिभाषा दिया है। अनुच्छेद 36 पढ़ेंगे डीपीएसपी का, तो उसमें राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है? राज्य का राज्य, वो राज्य तो एक होटल भी राज्य होता है, एक बस भी राज्य है, एक सिनेमा हॉल भी राज्य है। ठीक है? एक कुआं भी राज्य है, एक तालाब भी राज्य है। अब बोलोगे सर कैसे है? कुआं पे कोई आदमी पानी लेने जाए, तुम बोले से तुम इस जाति से संबंध रखते हो, हम तुमको नहीं कुआं पे पानी लेने देंगे, तुरंत वो कोर्ट जाएगा। उसका कौन सा आर्टिकल्स का उल्लंघन हो गया? आर्टिकल 17 का उल्लंघन होगा। इस कंडीशन पे आपको जेल हो सकता है। बस में किसी व्यक्ति को इस आधार पे आप नहीं रोक सकते, उसे निम्न जाति का है। किसी सिनेमा घर में जाने से पहले किसी सिनेमा घर में जाने से पहले किसी महिला को नहीं रोक सकते, सो महिला है। ठीक है? हाँ, कहाँ जी पे रोक सर। सकते हैं? अब आपका पर्सनल मतलब समझिए, आपका पर्सनल पब्लिक गाड़ी है, वहां पे ये कोई नहीं कह सकता भाई साहब से हम हमको चढ़ाओ इस गाड़ी में। ठीक है? वो मतलब जी राज्य के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आपका व्यक्तिगत चीज है। ठीक है? राज्य जी के अंदर वो सारा चीज आ जाएगा जिसमें राज्य का हिस्सा होगा, पूरा हिस्सा होगा या फिर 2%, 3%, 1% भी हिस्सा होगा, वो सबके सब राज्य है। ठीक है? इसका व्यापक परिभाषा फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल जो होता है आर्टिकल 12 में दिया गया है। ठीक है? डीपीएसपी का पहला आर्टिकल आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। ठीक है? क्योंकि जी सर। हमारा जो इतिहास, हमारा जो संविधान जो बना, उन्होंने इस चीज को झेला था। कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, चापाकल से पानी नहीं पीने दिया जाता था। सिनेमा हॉल में जाते तो वहां पे लिखा डॉग्स इन इंडियन आर नॉट अलाउड हेयर। ठीक है? हम्म। ट्रेन से फेंक दिया जाता था, बस पे चढ़ने की इजाजत नहीं दिया जाता था। तो वैसे माहौल को उन्होंने झेला था, इसलिए उन्होंने राज्य के अंदर के सभी चीज को मतलब शामिल किया। और यहाँ पे किसी भी ग्राउंड पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है? इसलिए स्टेट का डिफिनेशन की बात करें, राज्य की परिभाषा को बहुत ही व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। समझ गए? जी जी सर। चलिए, तो कहाँ पे थे हम? संपत्ति के अधिकार। ठीक है? आप देखेंगे राज्य आपके संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। अब लोगों सर कैसे? मान लीजिए आपके यहाँ से आपका खेत है। ठीक है? खेत है, हम्म। अब यहाँ से जाएगा रेलवे लाइन, जाएगा ना रेलवे लाइन, आपके खेत के जी बीच में पड़ रहा है, राज्य बोलेगा हमको दे दो, देना पड़ेगा आपको। क्यों? किस लिए है? क्योंकि ये सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। रेलवे किसी खास व्यक्ति का वो नहीं है। ठीक है? सबके लिए है। ठीक है? तो जब भी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जब भी ये राज्य को किसी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण दो शर्तों पे दी जाएगी। ठीक है? इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जाना चाहिए और इसका हर्जाना उसके मालिक को दिया जाना चाहिए। अब ये आपका जमीन जो था बहुत महंगा था, बोलोगे सर मतलब ये तो 25 लाख का कट्ठा बिकने वाला था, लेकिन देखेंगे राज्य के हिसाब से इसका कितना 3 लाख का कट्ठा होगा सरकारी रेट। तो आपको कौन सा रेट मिलेगा? 3 लाख का रेट मिलेगा ना कि 25 लाख का रेट मिलेगा। ठीक है? हर भूमि का सरकारी रेट होता है, इसलिए आप देखिए जब भी जमीन लिखवाने जाती होगा तो डील किसी और दाम पे होता है, और जो कागज जो बनता है किसी और दाम पे किसी बनता है। और ठीक है? समझ रहे हैं ना? जी तो यही होता है, उससे दोनों को फायदा होता है। ठीक है? इसलिए जो खरीदने वाले जो होते हैं
वो भी चाहते हैं मतलब मूल कीमत पे मतलब न उसका बने, ठीक है। टैक्स भी तो बचता है हाँ, सर। टैक्स बचता है उससे, ठीक है। तो राज्य आपको इसका क्षतिपूर्ति का हर्जाना देगी, लेकिन किस रूप में देगी? सरकारी रेट में देगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संविधान लागू होने के समय से संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवादग्रस्त था। तो भाई साहब, आप एक समाजवादी देश में बोल रहे हैं, सो हम प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछ देंगे। नेहरू जी जब संविधान जब नेहरू जी आजादी के बाद जब पहला स्पीच जब दिया था इन्होंने, तो उन्होंने बोला था हम देश के प्रत्येक व्यक्ति से आंखों का आंसू पूछना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब था एक एक व्यक्ति का दुख कष्ट को मिटा देंगे। और ऐसे कंडीशन में तभी संभव हो सकता है जब एक गांधीवादी स्टेट बनता, एक समाजवादी राज्य बनता, जो कि सभी लोगों का हित का ध्यान में रखा जाता। तो शुरू से ही मतलब विवादग्रस्त के रहा से मतलब एक भारत जैसे देश में क्या संपत्ति का अधिकार देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। लेकिन संविधान में ज्यादातर लोग जो थे वो कौन थे? जमींदार थे। कहा भी है, संविधान ही कांग्रेस थी, कांग्रेस ही संविधान सभा थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही मतलब क्या थी? संविधान सभा थी, ठीक है। ज्यादातर लोग जो थे जमींदार थे, ठीक है, बड़े बड़े फैमिली से आते थे, ठीक है। उन सब ने बोला नहीं, ये कैसे होगा, सब वो तो संपत्ति का अधिकार तो मिलना चाहिए। अरे भाई, जमींदारी के संपत्ति का अधिकार नहीं दोगे तो उसमें जमींदारी का उन्मूलन भी तो छिपा हुआ है। संपत्ति का अधिकार था तब तो जमींदारी है ना, जी है सर। कि नहीं है? दो तरह के संपत्ति होते हैं, एक चल होता है, एक अचल होता है। दोनों के संपत्ति है कि नहीं है? जमीन कौन सा संपत्ति है? अचल संपत्ति है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं संपत्ति का अधिकार अगर छीनोगे तो जमींदारी भी तो जाएगी। तो दो चीजों को लेकर, संपत्ति के अधिकार को लेकर, जमींदारी उन्मूलन के लेकर बड़ा संसद में विवाद होता है। संसद उस समय कुछ नहीं कर पाती है और उसको फंडामेंटल राइट रहने दिया जाता है। इसके कारण संसद एवं उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इसके कई सारे संवैधानिक संशोधन, उनमें से पहला पहला वाला 1951 में, ठीक है, 1951 में नौवीं अनुसूची जोड़ा गया ना? जी सर। नौवीं जी अनुसूची सर। जोड़ा गया ना? ठीक है। उसमें से पहला, चौथा, सातवां, 25वां, क्या लिखा, 39वां, 40वां, 42वां बहुत इंपॉर्टेंट है। इन संशोधनों के द्वारा अनुच्छेद 31 के क, 31 के ख, 31 के ग को जोड़ा गया और समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया गया। इनमें से अधिकतर मामले निजी संपत्ति के अनुरोध, उनके अधिग्रहण एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में था। अब 44वां संविधान संशोधन, जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते। मोरारजी देसाई समाजवादी नेता थे। कैसे नेता थे? समाजवादी नेता थे, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले नेता थे, ठीक है, ध्यान में रखे। वो आते, वो बोलते भाई साहब संपत्ति का अधिकार अब तो नहीं रहेगा। संपत्ति के अधिकार को भाग 3 अनुच्छेद 19 के क का कौन सा? एफ और 31 को निश्चित कर दिया उन्होंने, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को उन्होंने सीधे संविधान के भाग 3 से उठा के सीधे फेंक दिया भाग 12 में, ठीक है। भाग 3 से संपत्ति का अधिकार का आर्टिकल्स वगैरह बहुत पूछ लिया, अब सीधे भाग पूछता है। अब भाग में लोग कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। भाग 12 में वित्त आयोग भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वित्त आयोग आर्टिकल्स कौन सा है? 280। 279 में क्या है? 279A में क्या है? जीएसटी परिषद है, सब इसी में है। तो सीधे संपत्ति का अधिकार का भी जो 3 में हुआ करता था, सीधे किक मार के कहाँ भेजा गया? 12 में भेजा गया, ठीक है। और वहां पे एक आर्टिकल्स को जोड़ दिया गया, 2 आर्टिकल्स को हटाया गया, 31 को निश्चित कर दिया गया। निश्चित करने का मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। 19 के एफ को भी निश्चित किया गया। संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम रखा 300 के ए। इससे व्यवस्था दी, कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब संपत्ति से वंचित करने के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, ध्यान रखें। हमारे यहाँ क्या विधि के शासन है? किसका शासन है? विधि का। विधि के शासन है। लेकिन विधि के शासन किस प्रकार का विधि थी? विधि के शासन के साथ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी है, समझ जी रहे हैं ना? सर। अब क्या है, जैसे आपने क्या किया, एक आदमी को मर्डर कर दिया, मत कीजिएगा, ठीक है। वो क्या होगा, उसके बाद आपको गिरफ्तार किया गया तो विधि के शासन के तहत आप अंदर गए, ये विधि का शासन है, ठीक है। अब आप जेल में जाएंगे, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना है, न्यायालय आपको सजा सुनाएगी, आप जेल में जाओगे। जेल कोर्ट के हिसाब से पहला हो कि पुरुष से उस तरह का आपको ध्यान में रखा जाएगा, जो भी सजा वगैरह होगा तो दिया तो ये जेल जाने से लेकर आपने सजा किया, विधि के शासन के तहत आपको कोई भी प्रिविलेज नहीं, आप अरेस्ट हो गए, कोई भी मैटर, कोई भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, विधि के शासन है, आप अरेस्ट होना है। लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी किसमें आएगी? तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आएगी, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है ना। इस तरह से संपत्ति का अधिकार कहाँ आ गए? 19 के क, 31 के ख, 31 के ग को जोड़ा गया और समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया गया। इनमें से अधिकतर मामले निजी संपत्ति के अनुरोध, उनके अधिग्रहण एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में था। अब 44वां संविधान संशोधन, जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई समाजवादी नेता थे, ठीक है। समाजवादी नेता थे, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले नेता थे, ठीक है। वो आते, वो बोलते भाई साहब संपत्ति का अधिकार अब तो नहीं रहेगा। संपत्ति का अधिकार को भाग 3 से वंचित नहीं किया जाएगा। संपत्ति से वंचित करने के लिए कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। संपत्ति से वंचित करने के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आएगी, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है ना।
ठीक है। इस तरह से संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, या तो कानूनी या तो संवैधानिक, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, यद्यपि कोई मूल अधिकार नहीं है, इस संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा भी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए जी संपत्ति का, लेकिन संपत्ति किसी का कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं संपत्ति, किसी व्यक्ति का संपत्ति कैसे लग सकते हैं, तो किसी व्यक्ति का संपत्ति देने के लिए कानून के बिना उनको संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं। हम्म संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह, जैसा कि मूल अधिकार से अलग है, निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है। इसे बिना संविधान संशोधन के संसद साधारण कानून के तहत नियमित, कम या फिर पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। बिना संविधान संशोधन के ही इसमें बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ये कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं। उसके उल्लंघन के मामले में पीड़ित के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें रीट शामिल के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। अब संपत्ति का अधिकार का अगर आपका हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो आप 32 के तहत सीधे रीच नहीं जा सकते। लेकिन हम्म समझिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार के मामले में अगर उल्लंघन होता है, तो पीड़ित व्यक्ति संवैधानिक उपचार के अधिकार, इसमें रीट शामिल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, लेकिन जी 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको पूछ देगा, वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में बना के पूछ देगा, क्या संपत्ति के अधिकार के मामले में, उल्लंघन में मामले में जा सकते, क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 का प्रयोग करके, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं क्या, तो जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ जाता है। रीट के मामले में, ठीक है, विशेषाधिकार की बात करेंगे, थोड़ा बड़ा क्षेत्र की बात करेंगे, हाई कोर्ट का है या फिर सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, तो हाई कोर्ट का है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास रीट का विशेषाधिकार है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मतलब व्यापक क्षेत्राधिकार है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट के, कंपेयर में हाई कोर्ट का, ठीक है। मैंने बताया भी था कैसे है, ठीक है। आप देखेंगे, राज्य द्वारा निजी व्यक्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है। राज्य द्वारा निजी व्यक्ति का अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर जाने के अधिकार का कोई गारंटी नहीं है। इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से समाप्त करके कर दिया गया। भाग 3 में अब भी ये व्यवस्था करती है, राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पे हर जाने का अधिकार होगा, इन दो मामलों में भुगतान देना होगा। कब कब होगा, मतलब राज्य अभी भी, मतलब निजी संपत्ति का जब भी अधिग्रहण करेगी, राज्य अभी भी भुगतान देगी। जब राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए, अनुच्छेद 30 में 29-30 की बात करें, अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को राइट देते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 30 की संपत्ति का अधिकार, 30 के अनुसार अगर संपत्ति, जैसे किसी अल्पसंख्यक का शैक्षणिक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण होता है, तो राज्य उसको मुआवजा देगी। जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे जिसमें व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा है और भूमि सार्वजनिक निर्धारित सीमा के अंदर है, अनुच्छेद 31 के का, उस पर भी आपको अधिग्रहण देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, खेत का एग्जाम्पल पहले दिया आपको, खेत से रेलवे लाइन गुजर गया, खेत को मतलब समझिए, खेत में मतलब मान लीजिए सोना निकल गया, कुछ भी निकल जा सकता है, नीचे कुछ भी है, तो ऐसे करने से राज्य का संपत्ति हो जाता था। बोलोगे ना ठीक है सोना निकला हुआ तो ठीक है, लेकिन जमीन तो मेरा था, तो सोना मेरा, राज्य नहीं की नहीं, जमीन तुम्हारा था हुआ ठीक है, जमीन का पैसा ले लो, सोना तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में राज्य आपको क्या दे सकती है, मुआवजा देगी, ठीक है। पहली व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया, जबकि दूसरी व्यवस्था 17वें संविधान अधिनियम 1964 के तहत जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में 31 गौ को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में जोड़ा गया है। अब हम देखेंगे मूल अधिकारों का बहुत सारा अपवाद भी निकल कर आता है। जैसे हम समानता का अधिकार की बात करते हैं 14 में, और फिर आरक्षण के बिहार पे भेदभाव करते हैं, स्त्री पुरुष में भेदभाव करते हैं, ठीक है, बहुत सारा अपवाद है, ठीक है। तो मेंस का प्रश्न भी बनता है, ठीक है। मूल अधिकार जो होता है, मूल्य न रहकर मतलब क्या हो जाता है, विशेष अधिकार हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो उस पर जरा देखेंगे। आप देखेंगे मूल अधिकारों के अपवाद की देखेंगे, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, अनुच्छेद 31 का विधियों की 5 श्रेणियों में व्यावृत्ति प्रदान करता है। इन अनुच्छेद 14 विधि के समान समता, विधियों के समान संरक्षण, अनुच्छेद 19 में क्या, वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, सचलन इत्यादि के संबंध में मूल अधिकारों की सुरक्षा है। द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। क्या क्या है, तो राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार है। राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व को संभालना है। निगमों का सम्मिश्रण है, ठीक है। निगमों के शेयरधारकों या निवेशकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या समाप्ति है। खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या फिर उनकी समाप्ति है, ठीक है।
तो संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों के व्यावृत्ति संपदा, ठीक है, रिसोर्सेस की बात हो रही है, सभी सोना के बारे में मैंने आपको बताया। अनुच्छेद 31 का विधियों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संरक्षण इत्यादि के संबंध में मूल अधिकारियों की सुरक्षा द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें, राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण कर लेंगे तो आप यहाँ पे आप नहीं बोलेंगे 14 और 19 का उल्लंघन हो गया। और क्या है, राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभाल लिया जाएगा। कोई ऐसा संपत्ति है, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हो, जैसे एयर इंडिया किसने बनाया, जमशेदजी टाटा, ठीक है, बहुत लोग जुड़ गया। ठीक है, राज्य बोला भाई साहब हम इसको छीनेंगे, राष्ट्रीयकरण करेंगे, क्योंकि ये क्या है, राष्ट्रीय हित का चीज बन गया है, राष्ट्रीयकरण हो गया। जमशेदजी टाटा कुछ नहीं कर पाए। आज आप कोई ऐसा कंपनी बना रहे हो, 1 लाख लोग जुड़ जाए, ठीक है, बहुत बड़ा बन जाए स्टेट के, आपने बनाया उस कंपनी को, राज्य बोलेगा ये हमें दे दो, आप मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा। कोयला पहले निजी क्षेत्र का था, इंदिरा गांधी की सरकार है बोले कोयला का राष्ट्रीयकरण करेंगे, कर दी। ठीक है, यहाँ पे एयर इंडिया को गवर्नमेंट ले ली थी कि नहीं ले ली थी, ऐसे बहुत सारे चीजों को ले सकती है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व को भी संभाल सकती है, निगमों का सम्मिश्रण कर सकती है, निगम के शेयरधारकों निवेशकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या फिर समाप्ति कर सकती है। खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण भी उसकी, आप बोलोगे सर चलिए यहाँ पे चलो ग्रेफाइट का ये खान है, ठीक है, तो इसका पट्टे के लिए आपको मतलब दे भी सकती है, पुनर्निर्धारण भी कर सकती है, समाप्ति भी कर सकती है, सब राज्य के पास पावर है। ठीक है, और सर अनुच्छेद हम बोलेंगे 31 हम का, अपना सामान नहीं देंगे तो हाँ हम बोलेंगे हम अपना सामान नहीं देंगे तो जबरदस्ती ले नहीं लेगा। कैसे देंगे, वो राज्य से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, राज्य से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। ठीक है, स्टेट से बड़ा शक्तिशाली कोई, स्टेट के पास अपना पुलिस है, स्टेट के पास अपना सेना है, स्टेट के पास डीएम है, स्टेट के पास सब कुछ है। कि राज्य का कहने का मतलब हम बिहार यूपी ये सब की बात नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, राज्य का मतलब अरस्तु ने राज्य को मतलब संप्रभुता से इंडिकेट किया था, कोई देश हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। ठीक है, संप्रभुता, राज्य का मतलब क्या होगा, संप्रभुता। ठीक है, जी ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जी सर। 31 का राज्य को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है, इसे राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखा गया है और इसे सहमति प्राप्त हो गई। यह अनुच्छेद इस बात की भी व्यवस्था करता है कि राज्य अधिगृहित ऐसी भूमि जिसका उपयोग कोई व्यक्ति सार्वजनिक निर्धारित सीमा के अंदर फसल उत्पादन के लिए कर रहा होगा, बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ अधिनियमों और विनियमों में, ठीक है, विधानाकरण किया गया, जैसे अनुच्छेद ख 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 31 ख का क्षेत्र 31 क से ज्यादा विस्तृत है। 31 ख 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31 क में उल्लेखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो। यदि आईआर, एक विवाद आया था, ठीक है, आईआर कोहले केस, उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा के उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब 9वीं अनुसूची में डाल दिया बहुत कुछ को, 9वीं अनुसूची में इसलिए डाल देते थे क्योंकि 9वीं अनुसूची में डालने से क्या होता था, उस पे न्यायालय किसी भी प्रकार के फैसला नहीं दे सकती थी, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, इसलिए बड़ा चालाकी से करता था क्या, सारा स्टेट वगैरह सबको 9वीं अनुसूची में डाल देता था। जी सर। बाद में आ रहे ये इसका विवाद आया, ठीक है, ये कब इधर या 2000 समथिंग में आया था, कौन सा था, इस केस का नाम याद है, आयर कोहले केस में बोला था ऐसा नहीं है, 9वीं अनुसूची में डाल दो, डजेंट मैटर, ठीक है, इससे उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी अभी बात करेंगे, जनगणना कराना किसका विषय है, सब्जेक्ट टू सेंटर, सेंटर का विषय गृह मंत्रालय जनगणना करवाती है। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवा लिया है, जब इसको क्वेश्चन उठा तो बोले केंद्र सरकार बोला कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे आर कोहली केस में कहा गया था, उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों के न्यायिक समीक्षा को अनुमति नहीं, इससे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे इसके ये विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती है। इसने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, इंपोर्टेंट है ध्यान लगा के सुनिएगा, 24 अप्रैल 1973 का 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों के न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। जो पहले जो हो गया 1973 से पहले हो गया तो हो गया, उसके बाद जो हुआ था
उस विवाद पे उस पे चुनौती दिया जा सकता है। अनुसूचित में सम्मिलित मतलब 1973 के बाद जो भी नौवीं अनुसूची में गया है सबको चुनौती दिया जा सकता है। जी सर। ध्यान में रखिएगा, यदि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 इसके मूल रूप में विशेषता को उल्लंघन करती है। भाई साहब संविधान का 14, 15, 19 एक मूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वो 14 की बात करें समानता का अधिकार हमें देता है, सॉरी विधि के समय समता की बात करता है। और 15 की बात करें किसी भी आधार पर भेदभाव से रुकता है। 19 का अधिकार में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, यहाँ पर भी बहुत कुछ है इसमें। 21 आपको जीवन जीने की आजादी तक देता है, ठीक है। तो इस सब का अगर उल्लंघन होगा तो उसमें फिर से नौवीं अनुसूची में डाले गए सब्जेक्ट के ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा। 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने पहली बार केशवा नदी भारती 24 अप्रैल 1973 की तिथि क्या है? केशवानंद भारती का तिथि है, ठीक है। 24 अप्रैल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। केशवानंद भारती केस का फैसला आया था। 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी है, ठीक है। तो 24 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती मामले अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। कब पूछा था? 69 बीपीएससी था ना क्वेश्चन, था कि नहीं? सेम क्वेश्चन था कि नहीं? से सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, अपने किस ऐतिहासिक फैसले में संविधान का मौलिक ढांचा का सिद्धांत दिया था? एक क्वेश्चन था 1966 वाला, गोलकनाथ बनाम वर्सेस पंजाब एक्सप्रेस, और एक था 1973। गोलकनाथ जो था बेचारा पंजाब का एक बहुत बड़ा जमींदार व्यक्ति था, ठीक है। एक दिन गई स्टेट, गई उसके यहाँ, स्टेट मतलब कौन गई? स्टेट मतलब कौन गई? पुलिस गई उनके यहाँ, ठीक है। उनका जितना भी जमीन था सबको कब्जा कर लिया। बोला देखो गोलकनाथ, तुमको 2-3 बीघा रखना है तो रख लो, बाकी सारे जमीन जमीन पे तुम्हारा क्या क्या कब्जा किया जाता है। गोलकनाथ बोला ऐसा कैसे? तो बोला ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद तुरंत वो ट्रेन पकड़ा, सीधे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जाके बोला महोदय बताइए फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? बोला है, क्या हुआ है? तो ऐसे से मेरा संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। बताइए फंडामेंटल राइट में संपत्ति का अधिकार है कि नहीं है, कि वो भी खत्म हो गया? बोला संपत्ति का अधिकार तो है, लेकिन फिर भी गोलकनाथ के संपत्ति को अधिग्रहण किया गया था। इसी के बाद बहुत ज्यादा विवाद निकल कर आया, ठीक है। और फिर 1978 में तो आप देखिए संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। 1973 थी 1966 वाला केस, 66 है कि 67 है गोलकनाथ वाला? 67 है सर, ठीक है। 1973 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। मूलतः 1951 में नौवीं अनुसूची में सिर्फ 13 अधिनियमों एवं विनियमों को रखा गया। कितने थे? 13 अधिनियम थे एवं विनियमों को रखा गया, लेकिन इस समय 2016 तक इनकी संख्या 282 हो गई है। 2016 तक कितनी होगी इनकी संख्या? 282 हो गई है, ठीक है। समझ रहे हैं? जबकि मतलब जिस समय देश में संविधान बना 1951 में, नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब? 1951 में। 1951 सबसे पहली बार संविधान में किसी नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। अरे कितने संविधान में अनुसूची है? ठीक है, 9 अनुसूची 1951, 10वां अनुसूची 1985, 11वां अनुसूची 1993, ठीक है, 12वां अनुसूची 1993। यही ना आया, 8 को तो मूल अनुसूची थी ना, बाद में 4 बढ़ गए, 8 4 12, यही है ना? ठीक जी है, सर। इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो आप देखें कितने 2016 तक इनकी संख्या कितना 282 हो गई है। जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश का भी यहाँ पे पीडीएफ डाल दिया है। आप यहाँ पे इंग्लिश के पीडीएफ में भी सेम चीज आपको मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर भी अगर इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। लैंग्वेज डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले, इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। और दिक्कत अगर हो तो बोले, मैं इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, इनमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम एवं विनियम है, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, जो भू सुधार से संबंधित है तथा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना और संसद के कार्य क्षेत्र के अन्य मामले भी शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो बहुत सारी चीजें, सिंपल सी बात है भाई साहब। 1973 से पहले नौवीं अनुसूची में कोई गया, उसमें कोई न्यायालय कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। क्या उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या चैलेंज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? लेकिन बिहार में जातिगत आरक्षण हुआ है, कोई आदमी चाहे तो इसको चैलेंज कर सकता है। किया भी था तो रुक भी तो गई थी, स्टे लगी थी कि नहीं लगी थी? लगी थी ना स्टे, जी सर। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन 1970 से पहले से ज्यादा पंजाब राज्य ने, ठीक है, 50% से ज्यादा आरक्षण दे रखा है, लेकिन 1973 से पहले देख रहा है, जाइए उसको चैलेंज कीजिए। नहीं कर सकते, नौवीं अनुसूची में डाला गया 50% ज्यादा आरक्षण है वहां पे,
नहीं कर सकते आप उसको। अब यहाँ पर कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की बात की आप देखिएगा, बार बार बेचारा जो है ना मौलिक अधिकार किससे टकरा जाता है, मौलिक अधिकार टकरा जाता है, किससे टकरा जाता है, डीपीएसपी से जाके टकरा जाता है। आप देखिए संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था, और डीपीएसपी क्या कहता, बोलता है राज्य के संसाधन पे सबका अधिकार होना चाहिए। अब भाई साहब संपत्ति का अधिकार दे रहे हो, आप बोल रहे हो राज्य के संपत्ति पे सबका बराबर का अधिकार हो, कभी भी पूरा होने वाला है, नहीं। नहीं होने वाला। संपत्ति का अधिकार का तो मतलब वही हुआ ना, एक आदमी आईफोन खरीद ले रहा है 1 लाख रुपए का, किसी के पास 10,000 का भी फोन नहीं है, तो डीपीएसपी क्या कहता है, देखो फोन तो सबके पास होना चाहिए क्योंकि बेसिक नीड है। 1 लाख का फोन लेने का कोई जरूरत नहीं, 10,000 का फोन खरीदो, सब आदमी को 10 आदमी को बांट दो। ठीक है, तो हमेशा जो मौलिक अधिकार जो होता है किससे टकरा जाता है, डीपीएसपी से। जब डीपीएसपी से मौलिक अधिकार टकराएगा तो जीत किसकी होगी, किसकी जीत होगी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की जीत होगी, क्योंकि मौलिक अधिकार से कोई नहीं टकरा सकता। मौलिक अधिकार क्या है, बाहुबली है। ठीक है, ध्यान जी सर। रखेंगे। इसीलिए बोला गया से दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक बताया गया है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को एक दूसरे का क्या बताया गया, पूरक बताया गया। ठीक है, प्रतिद्वंदी नहीं बताया गया। भारी लग रहा है क्या ये क्या बोल रही है नहीं लक्ष्मी, का सर, टफ लग रहा है क्या आप लोग को, नहीं सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक लग रहा है ना, जी सर। ठीक है। मैं तो पूरा कहानी की तरह पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं ठीक है, तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी क्या है, एक दूसरे के पूरक है। पूरक है, लेकिन फिर भी टकरा जाता है एक दूसरे से। अब कैसे टकरा जाता है, जब टकराता है तो फिर मतलब कोर्ट केस में जाता है। और भाई डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए तो आप लोग कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं। क्या न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए, नहीं ले सकते हैं। इसलिए डीपीएसपी को क्या बोला, ये परिवर्तनीय नहीं है। क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं मतलब क्या होता है, मतलब जिसको न्यायालय के सहायता से लागू नहीं करवा सकते हैं, उस आर्टिकल्स को क्या बोला जाता है, उसको मतलब परिवर्तनीय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जी आप चलेंगे क्या है, हाँ इधर पढ़ाना था कि इधर पढ़ाना था, पहले इधर है उसके बाद उधर सर जाना है ना। डीपीएसपी वही है ना सर जिसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। तो वही तो बोले परिवर्तनीय उसी को बोलते हैं ना, न्यायालय कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट के द्वारा उसको लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अरे आपका समानता का अधिकार का कोई भी फंडामेंटल राइट का कुछ भी होगा तो दौड़े दौड़े कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार सरकार बोला आर्टिकल 47 लागू करेंगे, शराब पीना बंद है, आप बोलेंगे नहीं मेरा मन है पीने का, हम कोर्ट जाके इसको केस करेंगे, नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जी सर। अब बोलोगे अरे भाई ये कैसे बात होगा, आर्टिकल से कि हमको जीवन का अधिकार है, कुछ भी खाने पीने का अधिकार है, हम तो कुछ भी खाएंगे कुछ भी पिएंगे, शराब कुछ भी पीने में आता हम तो पिएंगे। तो ये क्या है, 47 का हिस्सा है, इसीलिए कोर्ट आप इसको लागू करवाने के लिए नहीं जाते। क्या हुआ, 2147 टकरा गया, नहीं टकरा गया, बिल्कुल यहाँ पे 2147 टकरा गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है और क्या था यहाँ पे, हाँ 25वें संविधान सभा 1971 के द्वारा, ठीक है, समाहित अनुच्छेद 31 ग को निमांतिक 2 उपबंध किए गए। क्या है, कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 31 ख अथवा 31 ग में विनिर्दिष्ट समाजवादी निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मांग की गई, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और, ठीक है, समान कानूनी संरक्षण, अथवा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति सभा देश भर में घूमने आदि के संबंध में 6 अधिकारों की रक्षा की बात की गई है, द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं होगा। ठीक है, कोई भी विधि जो ये घोषणा करे कि यह किसी नीति को प्रभावित करने हेतु है, उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती, कोई ऐसी नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। केशवानंद भारती मामला 1973 में, ठीक है, में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त अनुच्छेद 31 ग के द्वितीय प्रावधान को संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक समीक्षा के आधार पर गैर संवैधानिक बताया। अनुच्छेद 31 ग के पहले प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना गया था, लेकिन बाद में बोला गैर संवैधानिक है। फिर 82वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 31 ग के उपरोक्त, ठीक है, क्या है, एक मिनट, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे क्या था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हुआ 1976 में, ठीक है, 31 ग के उपरोक्त पहले प्रावधान के क्षेत्र में न केवल अनुच्छेद 31 के ख
या फिर ग में बल्कि संविधान के भाग 4 में वर्णित किसी नीतिगत तत्व को लागू करने के लिए किसी विधि की अपनी संस्था संरचना में सम्मिलित कर विस्तृत किया। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स वाला मामला 1980 में संवैधानिक असंवैधानिक एवं और क्या घोषित कर दिया गया? अवैध। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना जी है। सर। ठीक है, यहाँ पे 31 ग का आर्टिकल्स आप लोग को समझ में है क्या है? 31 ग मूल रूप से क्या है? अब संसद हाँ आया ठीक है, सर। इसमें कहा गया है मतलब से यहाँ पे 31 ग में कहा गया है फंडामेंटल राइट के तो है ही, ठीक है, लेकिन 31 ग जो है ना डीपीएसपी को ना किस किस मामले में थोड़ा सा ना अधिक पावर देता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 का ग मतलब सी के मुताबिक कोई भी राज्य जो भाग 4 के किसी भी निर्देशक सिद्धांत को लागू करना चाहता है उसे सिर्फ अमान्य नहीं माना जाएगा, वैध माना क्योंकि जाएगा। अनुच्छेद 14 कानून के समय समानता भी अनुच्छेद 19 के तहत नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 31 का ग या फिर 31 का स मौलिक अधिकार, 31 का सी या फिर 31 का ग मौलिक अधिकार राज्य नीति तत्वों से जुड़ा है। यह अनुच्छेद 1971 में जैसा मैंने बताया 25वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। इस संशोधन के जरिए सरकार ने मौलिक अधिकार के बारे में क्या कहा? मौलिक अधिकार राज्य के उपनिधि सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है। ठीक है, अनुच्छेद 31 भाग 9 में निहित अधिकारों के बारे में बात भी करता है। पिछले अनुच्छेद जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया, मतलब कि अगर मान लीजिए 31 के सी के तहत अगर कोई चीज, ये 25वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। हमने क्या बताया? पीने और खाने की आजादी कौन सी है? ठीक है, बोला ना सर हमको पीने और खाने के फंडामेंटल राइट है, राज्य 47 रोक में नहीं सकती। हमारे मनुष्य पे क्या राज्य ये कपड़ा क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हम मनुष्य इतना भी ये आदमी है कि गुलाम है? ठीक है, आदमी है ना, वो खुद आजादी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी राज्य रोक देता है। तो भाई क्यों रोक दिया? 47 में क्यों रोक दिया राज्य? तो भाई राज्यों को रोकने को पावर दिया गया है, राज्यों को 31 सी दिया गया है, मतलब इस आधार पे ठीक है डीपीएसपी के कुछ प्रावधान को लागू कर सकती है और हो सकता है फंडामेंटल राइट को भी वो काउंटर करे। तो ऐसे आधार पे ये नहीं कर सकते 14 और 21 का उल्लंघन हो गया, 14 21 और 19 का उल्लंघन हो गया तो नहीं, 14 है 19 है, ठीक है 21 नहीं, 14 19 का उल्लंघन हो गया तो हम कोर्ट वगैरह जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है। ठीक है, राज्य को डीपीएसपी के कुछ प्रावधान को लागू करने के लिए 31 का सी क्या देता है? जिसको सीधा सीधा मतलब क्या बोल ऑथोरिटी देता है, तुम लागू करो कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल राइट थोड़ा टकरा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह राज्य क्या करती है, कुछ कुछ कानून बना देती है, बोल देती महिला को बीपीएससी में 50% का आरक्षण देंगे, पुलिस भर्ती में 50% किसे करेंगे, महिला को लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं हो गया? अरे जी समानता का अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? जी सर। जी सर। तो कोर्ट जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्य के पास क्या है? 31 का सी है राज्य को बचाव है करने के लिए। समझ रहे हैं ना? क्या है राज्य जी के पास? 31 का सी है। हैमलेट मिला हुआ है, 31 का सी मिला हुआ है, राज्य का पावर है जो ऐसा कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जी सर। तो यही सारी चीजें हैं जो कि 19 और मैंने क्या बताया, 19 और क्या बताया 14, 19 और 14 से राज्य को बचाव कौन सा आर्टिकल्स करेगी? तो 31 का सी। सी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए बता दिए ये। अब क्या था, मूल अधिकारों की आलोचना कैसे होती है कल के क्लास में बताऊंगा। ये बहुत सुंदर चैप्टर है ये, मेंस के प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, जी सर। मूल अधिकारों का महत्व क्या है? अरे खत्म ही होने वाला, खत्म ही कर दूं क्या? कर दीजिए। कर दे क्या खत्म? कर दे? कर दीजिए। यस सर। नींद तो नहीं आ रहा? नहीं सर, आज पहले करवा दिए तक। अब तो भाग गया लगता है पॉलिटी से। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे से अच्छा पॉलिटी पढ़ाने वाला टीचर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा पॉलिटी पढ़ाते हैं क्योंकि हमें खुद भी मन लगता है। चलिए, आप देखें मूल अधिकारों की आलोचना भी होती है, कई तरह से मूल अधिकारों की आलोचना होती है। कैसे होता है? देखिए, संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के व्यापक एवं मिश्रित आलोचना भी की गई है। आलोचना इस प्रकार से होती है, पहला बात करें व्यापक सीमाएं हैं। ठीक है, ये असंख्य अपवाद
प्रतिबंधों, गुणों एवं व्याख्याओं का विषय है। इस तरह आलोचकों ने इस बात का उल्लेख किया कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है, दूसरी तरफ उसे छीन लेता है। ठीक है, हम्म पहला बार एक तरफ से तो देता है, दूसरी तरफ से क्या करा, छीन लेता है। ठीक है, जैसे बोलते बोले चलो राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार है तुमको, ठीक है, तुमको जो बोलना हो सो बोलो। फिर राहुल हम्म गांधी मोदी जी को कुछ उल्टा बोलते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है। राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार है, लेकिन किसी को गाली देने का अधिकार आपको नहीं है। किसी को बिल्कुल। नहीं तो क्या करेगा, मान हानि का दावा कर देगा। तो एक जी तरफ सर। राइट टू अधिकार का तो दिया, दूसरी तरफ से एक हाथ से ले लिया, दूसरी तरफ से दूसरा आर्टिकल से समानता का अधिकार तो देता है, लेकिन राज्य को ये भी बोल सकता है राज्य भेदभाव कर सकती है, कर सकती कि हम्म नहीं। तो एक हाथ से जी मूल सर। अधिकार देता है, दूसरे अधिकार दूसरे हाथों से ले लेता है। ठीक है, लेता है। जैसे नहीं हम्म, भगवान जब वरदान देते थे तो कंडीशन लगाते थे, ठीक है तुम जिसके जी सर। तुम मतलब क्या करोगे, हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन लगाता था। बेचारा राक्षस लोग इनोसेंट होते तो फंस जाता उस कंडीशन में। ठीक है, कौन ना कौन राक्षस था, उसको बोला जिसके सर पे तुम हाथ रखोगे, ठीक है, वो भस्मासुर। मतलब क्या हो जाएगा, भस्मासुर वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, और उनको उसी के सर पे हाथ रखवा दिया, वो खुद ही भस्म हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से अच्छा। मौलिक अधिकार भी कुछ उसी जैसा है। एक हाथ से अधिकार मिलता है तो दूसरे हाथ से हमारा संविधान अधिकार को क्या करती है, ले भी लेती है। ठीक है, देखेंगे कैसे देती है और कैसे लेती है। जसपत राय कपूर, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम को कोट कर सकते हैं। ठीक है, जसपत राय कपूर इस संबंध में कहते हैं कि मूल अधिकारों के भाग इस तरह कहा जाए, मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकारों में निहित सीमाएं हैं। मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं। कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, यह सूची व्यापक नहीं है, इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है, इनमें मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार नहीं है, सर काम का अधिकार नहीं है। हम्म जसपत राय हम्म? कपूर का जो है उसको थोड़ा सा समझा दीजिए। जसपत है मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकारों उसमें निमित सीमाएं हैं। ठीक है, मतलब मूल अधिकारों का सीमा पे मतलब मतलब उन्होंने काउंटर किया था, सब मूल अधिकारों की सीमाओं के बारे में उन्होंने कहा मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं। ठीक है, मतलब मूल अधिकारों की सीमाएं नहीं है या फिर मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब था सर मूल अधिकार तो मतलब लोगों को मिला, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत अधिक सीमाएं लगा दी गई से आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, फिर यहाँ से यहाँ नहीं करना है। और जैसे बोला गया ऐसे लोगों को बोला गया ऐसे ठीक है चलो तुम वो करो, क्या बोलते हैं उसको, लोगों को बोला गया ऐसे तुमको भाषण देने का अधिकार है। ठीक है, तुम्हारा हड़ताल करने का अधिकार है। अब भाई साहब हड़ताल करेंगे, लेकिन एक हाथ से बोला बंद का अधिकार नहीं है, बंद का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो हड़ताल करने का अधिकार तो दिया, लेकिन उसी में हम्म एक सीमा लगा दिया सर, बंद करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, बोला से तुम मतलब क्या कर सकते हो, भाषण वगैरह दे सकते हो, लेकिन भाषण वगैरह देने में भी ध्यान रखा गया किसी का मान हानि नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी है। बोला से ठीक है चलो ठीक है तुमको राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू स्पीच है, लेकिन न्यायालय के ऊपर तुम उंगली नहीं उठा सकते हो। तो बहुत हम्म सारा है, वो आगे चलेंगे तो बहुत सारा ध्यान रखेंगे। बहुत सारे चीजें करें, निवारक करें, राइट फ्री मतलब क्या देते, राइट टू एक्सप्रेशन है हमारे यहाँ। किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य किसी भी सीमा में जाने का अधिकार है, लेकिन आपको आज मन है लक्षद्वीप घूमने जाए, आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या लगा हुआ है, वहां पे मतलब जाने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको जी मन है हम सर। लद्दाख के किसी, ठीक है सॉरी मेघालय के जाएंगे आराम से, वहां पे मेघालय में कौन सा है, खासी मिजो जनजाति, उनसे जाकर मिलेंगे, उसके आसपास घर बना के रखेंगे, नहीं जा सकते। ठीक है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी जगह जाने का अधिकार है, कुछ इलाकों में जाने से आपको बंधित कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार है। ठीक है, आपको कहीं भी जाके घूमने फिरने रहने सब कुछ है, लेकिन निवारक कानून है जो कि फंडामेंटल राइट का क्या करता है, कहानी समाप्त करता है, 3 महीने तक कैद किया जा सकता है आपको। समझ रहा है ना, जी जी सर। सब कुछ करने का अधिकार है, फिर आपके ऊपर 352 लग जाता है, 34 लग जाता है, तो क्या है, ये सब कहीं ना कहीं से मतलब एक मतलब आपके अधिकार को मतलब क्या करती है, सीमा ही तो निर्धारित करती है ना, आपका अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। जी सर। क्या मौलिक अधिकार व्यापक है क्या, नहीं। नहीं है मौलिक अधिकार व्यापक। रोजगार का हम्म अधिकार नहीं देती है, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार नहीं देती है। अब विश्राम अब सुविधा से अधिकार याद आया हमको, कौन याद आ गए, क्या नाम है इनका, अरे कौन योग करवाते हैं, क्या नाम है उनका, रामदेव बाबा। बाबा रामदेव रामदेव। बाबा। रामदेव बाबा। बाबा रामदेव बाबा रात में सो रहे थे, ठीक है, कहाँ, रामलीला मैदान में, पुलिस गई उनको गिरफ्तार कर ली।
ठीक है। और तो उन्होंने जो बोला बात सर भाई साहब ये कौन सा बात हुआ। बोले सोने का अधिकार है कि नहीं है, कि रात में भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो तो उसी कहीं समय पे भी कोई सोने का नहीं कर अधिकार सकता। निकल कर आया, ठीक है। तो विश्राम का अधिकार है आपके पास, ठीक है। इस पे बहुत बार विवाद हुआ ऐसे, क्या विश्राम का अधिकार है क्या? बिल्कुल है। तो क्या आप फुटपाथ पे सो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं नहीं। सो सकते ना। रेलवे स्टेशन पे सो सकते हैं, तब ना रात में आके पुलिस आके कूटना शुरू कर देती है रेलवे स्टेशन में। बहुत बार पहले पैसा नहीं रहता था हम लोग के पास एग्जाम, तो हम लोग एग्जाम देने जाते थे, कहाँ सोते थे? रेलवे स्टेशन पे नहीं सोते थे, ठीक है। तो आपकी पुलिस नहीं सोते थे कि पकड़ी? नहीं? हाँ। तो वहां पे रात में डर लगते था से आके कहीं भगा तो नहीं देगा, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट था तो ग्रुप में रहते थे तो दिक्कत नहीं करता था। अपने जाके ले लेते, बढ़िया सा होटल उटल ले लेते। लेकिन आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले एग्जाम में पैसा कहाँ होता था? 500 600 रुपया मिलता था, जहां तहाँ समय गुजारना पड़ता था। अब तो मजे से आदमी बुक करके एसी का सफर करके जाता है। अब तो एग्जाम का प्रक्रिया बदल गया ना, लेकिन पहले दूर दूर एग्जाम जी होता था। सर। 500 से क्या था, विश्राम का अधिकार है लेकिन इस पे भी प्रतिबंधित है, ठीक है। जी। ये अधिकार जी उन्नत लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों का प्राप्त है। आप बोलेंगे अमेरिका में जो अधिकार जो दिया गया, लोगों का मौलिक अधिकार दिया गया, वहां का मौलिक अधिकार कैसे है? तो वहां का मौलिक अधिकार है निरपेक्ष है। क्या है? कौन सा अधिकार है? जी निरपेक्ष। निरपेक्ष है, ठीक है। कौन सा अधिकार है? निरपेक्ष है। तो अमेरिका में जो मौलिक अधिकार मिला वो सबको मिला। आर्टिकल 14 जिसे हमारे समता का अधिकार है, सबके है, ठीक है। वहां पे जो ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, महिला है, पुरुष हो, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी एक मतलब नौकरी में दरोगा के परीक्षा में, जहां पुरुष को, ठीक है, 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता, महिला को बोलता 1 किलोमीटर दौड़। अमेरिका में बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, पुरुष भी 1 किलोमीटर दौड़ेगा, दोनों महिला भी तरफ 1 किलोमीटर दौड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे जब जी अधिकार की जाप होगी तो उसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष बोलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मौलिक अधिकार का निरपेक्ष है क्या? सापेक्ष नहीं है, ठीक है। नहीं सर। ध्यान में रखेंगे। कुछ मामलों में निरपेक्ष, जैसे 17 में है, 23 हो गया, इस सब में निरपेक्ष है, ठीक है। सबके लिए बराबर, इसमें किसी भी तरह का वो अंतर वगैरह, विभेद वगैरह आपको नहीं किया गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में जी रखिएगा। आप चलेंगे आगे, क्या है? अस्पष्टता का अभाव है। हमारे यहाँ संविधान में अस्पष्टता का अभाव है। भाई साहब अस्पष्टता का अभाव है, तब तक बार बार न्यायालय के यहाँ जाना पड़ता है। न्यायालय हमारे यहाँ बिजी क्यों हुए? क्योंकि बार बार उसको करना पड़ता है। सर एक्सप्लेन कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ के संविधान को बोला गया, ठीक है, वकीलों का पैराडाइस, वकीलों का स्वर्ग बताया। इन्होंने जी हिंदी सर। भाषा का प्रयोग नहीं किया, अंग्रेजी भाषा भी नहीं प्रयोग किया, उससे भी एक कदम आगे रखा, लैटिन भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। संविधान बनाने के लिए लैटिन भाषा, ऐसे ऐसे शब्द डाल दिए इनको आम आदमी को समझने में दिन दुनिया रात चौगनी हो जाए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। जी इसीलिए देखिए, मैंने जो बात बता रहा था, वकीलों का स्वर्ग कहा गया। भाषा को बहुत ही ज्यादा संदिग्ध कर दिया गया, ठीक है। जैसे बोला गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, मतलब जैसे लग रहा है राक्षस उक्षस का नाम, इसी को अगर आसानी शब्दों में अगर लिखा जाता, नॉर्मली भी लिखा जाता, लेकिन इन्होंने हेबियस कॉर्पस शब्द जो डाला, लैटिन वर्ड का शब्द है, अंग्रेजी में भी डाला जा सकता है। आइवर जेनिंग्स ने बोला, भाई साहब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉयर पैराडाइस, ठीक है। क्या है? वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। ध्यान में रखें। इसीलिए आप देखेंगे एक एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो होता है, एक एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाता है, ठीक है। आप वकील में चले जाइए, ठीक है, कोर्ट में चले, केवल केवल आपको वकीलों दिखेगा, कोई बैठा हुआ नहीं रहता है, सब बिजी है, सब कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वकीलों का स्वर की संज्ञा दी गई, ठीक है। क्या है? अस्पष्टता का अभाव है, इसकी व्याख्या अस्पष्ट है, अनिश्चित है एवं धुंधली है। कई अभिव्यक्तियां, ठीक, जैसे शब्द लोक व्यवस्था, आप बोले कि सरकार लोक व्यवस्था बनाने के लिए, ठीक है, सख्ती कदम उठा सकती है। अब लोक व्यवस्था क्या होगा? तो लोक व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस पीट देता है किसी को। अब जाते हो गांधी मैदान में या फिर कहीं पे जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, वहां पे जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, भाषण वगैरह देना उन्हें शुरू करते हैं, क्या पुलिस पीटना शुरू कर देती है। बोलती क्या से, आप क्या लोक व्यवस्था को बनाने के लिए हम कर रहे हैं, हमको क्या करना, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। जी लोक सर। व्यवस्था में आहत अगर होगा तो राज्य क्या करेगी, शक्ति का प्रयोग करेगी, ठीक है। और इस आधार पे जी आप उसको क्लेम भी नहीं कर कुछ सकते, ठीक नहीं है। कर सकते। जी सर। अल्पसंख्यक शब्दों को डिफाइन अच्छे तरीके से नहीं किया, हालांकि बोला गया भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, इस सही तरीके से डिफाइन नहीं है। उचित प्रतिबंध, कैसे उचित प्रतिबंध लगाएं, क्या उचित उचित प्रतिबंध क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जेल में बंद करेंगे, बोलने का हाँ। अधिकार को छीन लेंगे, कमरा में बंद कर सकते। उचित प्रतिबंध क्या? उचित प्रतिबंध को कोई डिफाइन नहीं कैसे, क्या उचित प्रतिबंध, ठीक है। सार्वजनिक हित आदि सही व्याख्यात नहीं है। सार्वजनिक हित की बात करेंगे वो भी व्याख्या नहीं है। इसको समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग है वो आम आदमी के समझने के लिए काफी जटिल है, जी सर। ठीक है।
मैंने बोला ना हिंदी का नहीं प्रयोग किया, अंग्रेजी का नहीं प्रयोग किया, लैटिन हम्म, शब्दों का प्रयोग किया था। ऐसा आरोप भी लगाया जाए कि संविधान को वकीलों द्वारा, वकीलों के लिए बनाया गया। संविधान हम्म, सभा में जो ज्यादातर लोग जो थे कांग्रेस के लोग, क्या थे पेशे से? वकील। वकील थे। राजेंद्र बाबू अध्यक्ष थे, क्या थे? वकील थे। कानून के हम्म, बहुत बड़े विज्ञानविद बनाया, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वकील थे। ज्यादातर लोग जो थे वकील थे। उन्होंने अपने लिए कठिन कठिन भाषा का प्रयोग किया, टफ से टफ लैंग्वेज का प्रयोग किया, जैसे भविष्य में उन्हीं को डिफाइन करना। इसीलिए बार बार में बोला जाता है, वकालत का सहारा, कोर्ट का सहारा लिया। इसीलिए बोला जाता है जहाँ पे संविधान न समझ में आए, जहां पे उसकी भाषा संदिग्ध हो, उसके लिए अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। कौन है अंतिम व्याख्याकार? तो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्ट। इंडिया जो है अंतिम व्याख्याकार है। ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने कहा से भाई साहब ये जो है ना वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है। तो ये है जो है, आप क्या करोगे? फंडामेंटल राइट को अस्पष्टता के अभाव के आधार पे आप क्या कर सकते हैं? उसके विपक्ष में तर्क लिख सकते हैं। ठीक है। जी। अस्थायित्व का अभाव है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। 352 लगा, कहानी समाप्त। 34 हम्म, लगा, कहानी समाप्त। 34 में तो 20-21 का भी कहानी समाप्त हो जाता है। सेना को गोली मारने का भी अधिकार है। ठीक है। समझे कितना खतरनाक है ये 34 लगाने के बाद। और 34 को डाल दिया किसमें? मौलिक अधिकार में इन लोगों ने डाल दिया। जो मौलिक अधिकार को समाप्त करता है उसको ही मौलिक अधिकार में डाल दिया। समझ रहे हैं? हम्म, नहीं बोले हाइपरक्रेसी के भी क्या बोलते हैं? मोदी जी नहीं बोलते हैं हाइपोक्रेसी की भी हद होती है। तो वही चीज है। ठीक है। 34 जो है इसमें 20-21 को भी समाप्त किया जा सकता है। नहीं लिखते ना, 20-21 को किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं कर सकते, केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन जब 34 लगेगा तो सेना को गोली मारने का अधिकार है। अभी मणिपुर में कुछ सिविलियन को ही सेना ने मार दिया। ठीक है, मतलब जी। जान के नहीं मारा, गलती से मर गया। उनको बोला गया रुकने के लिए, उन लोगों ने रुका नहीं तो सेना ने फायरिंग कर दी। ठीक है। हम्म, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे करने में 20-21 का हनन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। ठीक है ना? जो कि चर्चा भी हुआ था। तो ये उल्लंघनीय अप्रवर्तनीय नहीं है। जैसे कि संसद इसमें कटौती कर सकती है, समाप्त कर सकती है। संसद कटौती भी कर सकती है, समाप्त कर सकती है। राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार है। उदाहरण के संपत्ति के मूल अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया। ये संसद में बहुमत वाले राजनीति का एक हथियार भी है। न्याय क्षेत्र द्वारा बनाया गया मूल ढांचे का सिद्धांत, जिनमें मूल अधिकारों में कटौती है, उनको समाप्त करने के संसद के अधिकार की सीमाएं निहित है। आपातकाल के दौरान स्थगन, जो बात अभी जस्ट हम ऊपर बोल दिए वही सब चीज नीचे होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनके क्रियान्वयन का स्थगन केवल 20-21 के इन अधिकारों पर एक और प्रतिबंध है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है तथा करोड़ों निर्दोष लोगों के अधिकारों को समाप्त करती है। आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों का हमेशा रहना चाहिए, चाहे आपातकाल हो फिर सामान्य स्थिति हो। अब भाई साहब देखिए, सामान्य स्थिति क्या? अब अमेरिका में आपातकाल का कोई प्रावधान नहीं है। ब्रिटेन में भी आपातकाल का कोई प्रावधान नहीं। इन लोगों का अमेरिका में नहीं, ब्रिटेन में नहीं मिला था, कहाँ से खोज के ले आए? जर्मनी से खोज कर ले आए। बहुत दूर चले गए। ठीक है। तो इस तरीके से अमेरिका में तो कुछ नहीं है। अमेरिका में ना निवारक कानून जैसे चीज लगाई जाती है, लेकिन कब लगेगी पता है? जिस समय देश में युद्ध चल रहा हो। हमारे यहाँ जैसा निवारक कानून है ना, उसी तरह वहां पर भी कानून काम करते, लेकिन युद्ध के समय में। जी सर। महंगा उपचार है। आप देखिए महंगा उपचार क्या है? उपचारों का अधिकार था 32 में, लेकिन 32 में कितने लोग आज तक गए हैं? सुने हैं क्या किसी को जाने के लिए? जो भी बेचारा गया वो एक थ्योरी ऑफ केस बन गया है। हम जी सर। चिमनी में काम करने वाले बच्चों को बोल सकते हैं अरे भाई साहब तुम्हारा 23 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है। वो कौन सा 23? उसको पता नहीं है 23 क्या होता है, 24 क्या तो होता है। सर, एक एक दिन का फी जो है, एक एक दिन का फी जो है 1-1 करोड़ रुपया है सुप्रीम कोर्ट के। महंगा उपचार है, उल्लंघन भी होता है फिर भी कोई नहीं जाता, हिम्मत ही नहीं होती है जाने का। ठीक है। सारा 23-24 वहां पे निकल जाता है जैसे ही जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ठीक है फीस सुन के ही। ठीक है। हरीश साल्वे हो गया, वो राम जेठमलानी था, 2-2 करोड़ रुपया फी लेता था एक एक दिन के। तो पता है संभव है क्या? संवैधानिक सर, उपचारों का अधिकार तो दे दिया, लेकिन आम लोगों के लिए है क्या? कोई प्रयोग करता है क्या इसका? आपके जानने नहीं। वाले, मेरे जानने वाले, कोई दूर दूर तक भी 32 का प्रयोग किया है क्या? किया है नहीं। कोई? नहीं नहीं। किया है, कोई कर भी नहीं सकता है। कौन किया है? बहुत ही ठीक है। किसने किया था? आपने 32 का प्रयोग किसने किया? तो गोलकनाथ ने। गोलकनाथ का पंजाब के बहुत बड़े जमींदार व्यक्ति थे वो। तो ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं जो कि इनका वो कर सकता है। ठीक है। आम लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसका जी सर। महंगा बहुत ज्यादा उपचार है। ठीक है। हाँ बताइए क्या? सर ये न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका ये क्या होता है? न्यायपालिका तो ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका भी तो ठीक है, बहुत विधायिका क्या पीछे होता छूट गया है, अब तो बहुत आगे चले आए। ठीक है, अभी क्लास में बता देंगे। ठीक है।
वो बहुत पीछे रह गया है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सरकारें चलती एक्चुअली है, एक्चुअली ठीक है, सर ये उसी के आधार पर। थोड़ा सा जॉब में रहते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम वगैरह नहीं मिल पाता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कट जाता है, वीडियो आपका नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो बस 5 से 7 मिनट में हम आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी उसमें भी बहुत सारे टाइप्स निकल के आता है, ठीक है। जी कार्यपालिका विधायिका का बहुत सारे टाइप्स है, वो सब गवर्नमेंट्स के गवर्नमेंट में ही पढ़ना था। जी न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा में विधानमंडल में कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफी खर्चीली है, इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूलतः धनाढ्य लोगों के लिए है। न्याय किसे मिलता है? अमीर लोगों को न्याय मिलता है। भारतीय जेल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसीलिए कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, क्योंकि वकीलों को देने के लिए पैसे उनके नहीं। पास नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जी। उपचार क्या है? बहुत अधिक महंगा है। हुआ है। निवारक निरोध सबसे खतरनाक कानून। आलोचक का मत है कि निवारक निरोध का उल्लंघन उपबंध 22 में मूल अधिकारियों को मुख्य भावना से दूर ले जाता है। यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, क्या कहते हैं? राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करे। राज्य उठा लिया, ठीक है, इस कानून के अधिकार पे, ठीक है, से तुम पब्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। समझ क्या कर रहे हो? पब्लिक ऑर्डर का डिसऑर्डर कर रहे हो। तो कैसे? हमको पता चल रहा है कि तुम आज रात में कुछ ऐसा करोगे जिससे मतलब अशांति हो सकती है, ठीक है। जी सर। उस आधार पे गिरफ्तार के मतलब आपने जुर्म किया भी नहीं। निवारक निरोध कब लगता है? निरोध का मतलब क्या? रोकना। मतलब आपको शक के आधार पे गिरफ्तार किया, मतलब जो कोई जुर्म नहीं किया लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके कंडीशन में करते हैं, ठीक है। राज्य को ये क्या करता है? बहुत अधिक पावर देता है। क्या देता है? बहुत अधिक मतलब पावर देकर जाता है, ठीक है। और निवारक व्यक्तिगत एक बार स्वतंत्रता, फिर से बता दीजिए सर। निवारक मतलब एक जैसे बार आप कोई फिर से जुर्म बता कर नहीं किया, जुर्म करेंगे तो आपको तो सीधा सजा मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। जी मतलब जुर्म जी करने से रोकने के लिए कानून का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जैसे निवारक मान लीजिए आप निरोध। किसी रेलवे स्टेशन पे गए, ठीक है, आपके बैग से मतलब कुछ संदिग्ध मतलब क्या मिलता है ना, मैप मिल गया, ठीक है। मान लीजिए जी किसी देश का आपको करेंसी मिल गया, ठीक है, जी बंदूक भी मिल गया बाय द वे, लेकिन जी आपने अभी तक ना तो किसी की हत्या किया ना तो कुछ भी किया है, ठीक है। जी लेकिन राज्यों को लगेगा ना, सब भले ही आप उसे आप शौक से रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन राज्यों को लगेगा नहीं, ये इस काम से तो यार भी गलत काम करेगा, तो इसके जी आधार पर सर। आपको गिरफ्तार करेंगे, ठीक है। आपने जुर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसमें निवारक निरोध लगता है, ठीक है, ध्यान में जी रखेगा। और किसको किया? कश्मीर में जब 370 लगा था, तो महमूदा मुफ्ती कोई जुर्म की थी क्या? नहीं सर। फिर भी गिरफ्तार किया गया ना। अरे गिरफ्तार आडवाणी हो जी गया को था। 1992 में समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया। आडवाणी जी ने किसी की हत्या किया था क्या? लालू ने क्या कहा? सब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। अडवाणी जी, आपके आने से राज्य की, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर हो सकता है, दंगा फैल सकती है। गिरफ्तार किया गया कि नहीं गिरफ्तार किया गया अडवाणी जी? तो जी निवारक निरोध कानून में नहीं गिरफ्तार किए गए। जी कोई जुर्म तो नहीं किया गया, लेकिन अब भविष्य में कर सकते, इसलिए रोकने के लिए किया गया। लेकिन क्या ये किस आधार पे करेगी? इस पे राज्य के ऊपर न चला गया, वो डिसाइड करेगी कि हाँ, ये आदमी पे हमको डाउट हो रहा है, ये करने वाला है, ठीक है, डाउट हो रहा है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जी सर। ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी ना से राज्य हमेशा फेवर में ये चीज काम करेगी। हम्म। भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों से ज्यादा व्यवस्था करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत के संविधान के आंतरिक भाग नहीं बताया गया है, ठीक है। जी प्रतिमान दर्शन नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों पर पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि मूल अधिकार, क्या कहा? मूल अधिकार अधिकारों को किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया। आलोचक कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, ठीक है। लास्ट जी आज सर। का मूल अधिकारों का महत्व क्या है? तो देखिए, मूल अधिकारों के उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद निम्नलिखित मामलों में मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। ये व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। ये व्यक्तित्व स्वतंत्रता के रक्षक भी होते हैं। वे देश में विधि शासन को स्थापना करते हैं। अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को प्रबल प्रदान करते हैं, ठीक है। किसी के ऊपर न तो भाषा थोपा जा सकता है, न तो कपड़ा को थोपा जा सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, तुमको जो मन है पहनो।
जो मन है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो ठीक है। ये तुम सरकार के शासन के पूर्णतः नियंत्रण करते हैं। सरकार को कमजोर करता है मूल अधिकार, ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। ये व्यक्तित्व के समान को बनाए और सुनिश्चित रखते हैं, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है, तो ध्यान में, ये लोगों के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। जी। भाग 3 के बाहर के अधिकार का, मौलिक अधिकार के बाहर भी कुछ अधिकार आपको दिया गया है, ठीक, जो कि 12 से 35 में नहीं है। भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों का अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित है। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या फिर विधिक अधिकार में गैर मूल अधिकार कहा, जैसे वोट देने का अधिकार, क्या मूल अधिकार है क्या? नहीं, लेकिन बोलते हैं ना लीगल राइट है मेरा ये, ठीक है। कानूनी अधिकार है, किसमें है ये? 3 दूना 6, 3 2 6, ठीक है। 3 दूना 6, 326 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो क्या है, दिया ही होगा इसमें कहीं पे, ठीक है, नहीं दिया है, ठीक है। चौथे में तो क्या है, दिया तो चौथा में दिया है दिया, लास्ट में 326। कहाँ चौथा में? उसी उसी में 226 उसी में लिखो। उसी में पॉइंट 4 है ना, भाग 3 के बाहर अधिकार में पॉइंट 4 में दिया है। अच्छा 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 अच्छा, उधर दिया होगा, अच्छा ठीक। अब देखेंगे क्या, विधि के प्राधिकार के बिना किसी को कर को आरोपित या संग्रहित नहीं किया जाए, भाग 12 में अनुच्छेद 265 कहता है। मतलब कर लगाने के लिए क्या विधायी प्रक्रिया होगा, ऐसा थोड़ी किसी के ऊपर। जीएसटी के लिए बनाया गया ना, पूरा संवैधानिक प्रावधान लाया गया, तब ना टैक्स को इंट्रोड्यूस किए किसी के ऊपर। तो जी किसी सर। भी व्यक्ति पे ऐसे ही कर नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके लिए पूरे प्रक्रिया के साथ मतलब आपको गुजरना पड़ेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भाई जब संपत्ति से वंचित कैसे करोगे? कुर्की जब्ती आपने सुना है क्या? यस सर। जी सर, जब सुने कोई हैं। व्यक्ति कोई क्राइम करता है और भाग जाता है तो राज्य क्या करती है, उसकी संपत्ति को जब्त कर लेती है। इसके लिए क्या होता है, राज्य अपने आप कर लेती है कि नहीं कर लेती है? राज्य जो डालते है, रिक्वेस्ट डालती है कोर्ट के पास, कोर्ट कुर्की जब्ती का देता है। तो उसका संपत्ति का क्या किया हम लोगों ने, उसके संपत्ति से उसको वंचित कर दिया। ये क्या होगा, विधायी प्रक्रिया के तहत गया, ठीक है। देखिएगा जी सर। किसमें है, तो ध्यान में रखें, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति के संपत्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। 300 के काम है, ठीक है। भाग 13 क्यों लिखा है? भाग 13 के अनुच्छेद भाग 13 नहीं होगा, भाग 12 में होना चाहिए ये। 12 होगा। 12 ही तो अभी बताए थे आप। हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम का आबाद होगा। ये 301 के, ये 300 के 1 में है। यद्यपि उपरोक्त अधिकार समान रूप से न्यायोचित है, पर ये मूल अधिकारों से भिन्न है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर दुखी व्यक्ति, अनुच्छेद 32 है जो कि स्वयं में मूल अधिकार है, के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, परंतु उपरोक्त अधिकारों के उल्लंघन पर मामले व्यक्ति की संवैधानिक उपचार में प्रयुक्त नहीं कर सकता। और सामान्य मुकदमे पर अनुच्छेद 226 का रीट क्षेत्र अधिकार के तहत केवल उच्च न्यायालय जा सकता है। ये सब में ना आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति पे, अब बात करेंगे आपसे राज्य को दुश्मनी, राज्य बोलेगा आज से तुमको क्या करना है ना, तुम्हारा संपत्ति पे 70% का टैक्स देना है, तो आप देंगे क्या? नहीं देंगे, ठीक नहीं है। देंगे। 265 का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। कर तभी लगेगा, कर कब लगा, विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। जीएसटी के लिए क्या किया गया, कितना नंबर का संविधान संशोधन किया गया जीएसटी के? 101 है। कितना जी नंबर का सर। जीएसटी के लिए? 101 है ना। संवैधानिक संशोधन किया गया, 279 बनाया गया ना, जीएसटी काउंसिल बनाया गया ना, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो क्या किसी सीधे टैक्स लगा दिए कि इसके लिए विधायी प्रक्रिया से है, ठीक है। विधायी ये सब भी प्रक्रिया। आपको क्या करता है, एक तरह से अधिकार देता है। अब एक बार में जल्दी से मौलिक अधिकारों का मतलब वो करेंगे, किस मौलिक अधिकार में क्या है, जल्दी जल्दी। मैंने बोला राज्य का परिभाषा। देखिए, मौलिक अधिकार का पहला आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा है। डीपीएसपी का पहला आर्टिकल 36 राज्यों को डिफाइन करेगा। अब 13 क्या बोलता है, मौलिक अधिकार के प्रति कोई भी कानून बनेगा तो उसकी असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है, वह कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। 14 में क्या है, कानून के समय समता है। 14 से 18 तक क्या है, समता का अधिकार है, ठीक है। 15 में क्या है, आर्टिकल 15 फिल्म सभी लोगों को देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। 16 की बात करेंगे, सार्वजनिक रोजगारों के मामलों में अवसर की समानता है। 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है। 18 की बात करता है उपाधियों का उन्मूलन करना, मतलब राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का उपाधि धारण नहीं करेगा, लेकिन 2 उपाधि धारण कर सकता है, सैन्य उपाधि धारण कर सकता है। कोई व्यक्ति महावीर चक्र है, कोई व्यक्ति परमवीर चक्र, बोल सकते हैं परमवीर चक्र, ठीक है। क्या नाम था उनका?
दिल मांगे मोर वाले का, जिन पे मूवी भी आई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है। परमवीर चक्र कैप्टन कैप्टन विक्रम बत्रा लेकिन ये नहीं लिखते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, उचित नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और नीचे में छोटा सा जगह पे लिख देंगे भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है। लेकिन जब लिखेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, बगल में लिखेंगे बड़ा सा परमवीर चक्र, नाम के आगे, मतलब नाम के सफिक्स के रूप में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण को नहीं लगा सकते। इसके ऊपर केस गया था, तो राज्य ने बोला सब भाई साहब ये जो है ना सब पुरुष, ये जो ना उपाधि नहीं है, अच्छा काम किया इसलिए इनको हम लोग क्या दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, ये अवार्ड है, ठीक है। राज्य अच्छा काम करने के लिए अवार्ड तो दे सकती है ना, स्कूल में अच्छा काम करते थे पापा मम्मी सब अवार्ड देते, उसी तरह से क्या होगा, स्टेट इज जस्ट लाइक ए गार्जियन। स्टेट अगर नहीं रहेगा, पुलिस नहीं रहे, अराजकता का माहौल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। ठीक है, अराजकता तो नहीं आना चाहिए, इसलिए स्टेट तो बहुत जरूरी है। लेकिन क्या स्टेट को बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए क्या? तो फिर स्टेट इतना मनमानी नहीं। करेगी। इसलिए स्टेट के ऊपर कंट्रोल भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने किससे बैठा दिया? न्यायपालिका को बैठा दिया ऊपर में, ठीक है। संविधान को उनके ऊपर लाद दिया से तुम तो रहोगे क्योंकि तुम्हारी जरूरत तो है, लेकिन तुम मनमानी नहीं करोगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अगर स्टेट अगर ना रहे तो अराजकता का माहौल, अभी आप इतने अच्छे से पढ़ रहे, पढ़ नहीं पाते, हम नहीं पढ़ा पाते, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, ठीक है। तो स्टेट के रहना जरूरी है, लेकिन स्टेट के ऊपर एक कैचअप भी बन के रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला ऐसा काम किसने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहला ऐसा काम किया जिसने स्टेट के पावर को क्या किया, कम किया। 1215 में, ठीक है, 1215 में ब्रिटेन में राजा के पास बहुत पावर था। राजा बोला अच्छा तुम्हें इतना पावर, तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो कैसे कंट्रोल करोगे? तो वहां पे बनाया गया हाउस ऑफ लॉर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? हाउस ऑफ लॉर्ड बनाया गया, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड बनाया, बोला हाउस ऑफ लॉर्ड में बहुत सारे सदस्यों को चुना गया। अब बहुत सारे सदस्य राजा को एडवाइस देते थे। राजा बोला क्या प्रत्येक आदमी आके बारी बारी से एडवाइस दोगे क्या? तो बोला ठीक है चलो, प्रत्येक आदमी नहीं देंगे, कुछ आदमी का एक समूह बनाते, 5 आदमी 10 आदमी का समूह बना लिया। तो इससे क्या बना, मंत्री परिषद बना राजा को एडवाइस देने के लिए। एक दिन एक ऐसा राजा बन गया जो अंग्रेजी नहीं समझता था। तो अंग्रेजी जब नहीं समझता था तो मंत्री परिषद बोला ठीक है राजा जी आपको आने का कोई जरूरत है, हम आपस में बात कर लेंगे। तो यही मंत्री परिषद से एक प्रमुख व्यक्ति को चुन लिया गया, वो क्या बन गया, प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस तरीके से संवैधानिक विकास आपको ब्रिटेन से देखने को मिलता है 1215 के बाद, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। राजा को साइन करवाया गया, से बोलो तुमको इतना ज्यादा पावर मिला है, तुम कैसे कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कर देते हो, तुम नहीं करोगे, तुमको गाइड करेगा कौन कर, लॉर्ड हाउस गाइड करेगा, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स गाइड करेगा। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स पहले आ गया था, बाद में जाके हाउस ऑफ कॉमन्स आया था ब्रिटेन में, ठीक है। बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स भी आया। 19 की बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से है। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही, मतलब एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जब कोई व्यक्ति ने अभी अपराध किया है तो अभी के कानून के हिसाब से मिलेगा। ऐसे पहले अगर किसी अपराध के लिए 20, अभी 5 साल सजा है, लेकिन अभी से पहले 20 साल था या फिर भविष्य में 25 साल हो जाएगा, तो उस अपराध के हिसाब से उसको कानून नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा कानून गलती निकल कर आया, ठीक है। ये बार दिल्ली में जो कौन सा रेप, क्या नाम था उस महिला का नाम क्या था उनका, निर्भया रेप केस में एक व्यक्ति जो सबसे जो कुख्यात कांड किया तो वो 18 साल का नहीं था, ठीक है। उस समय उसकी उम्र कम थी 18 साल से, ठीक है। 6 महीना में वो छूट गया, जबकि सबसे अधिक सजा उसी को मिलना चाहिए था, लेकिन वो 6 महीना में छूट गया। क्योंकि कौन सा आर्टिकल से उसका बचाव कर लिया, अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण। जिस समय वो अपराध किया उस समय उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं थी। हमारा संविधान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या मानती है, बोध बालक, अबोध बालक, अबोध नहीं मानती कि जुबलाइन, क्या बोलते हैं उसको, जुबलाइन बोलते हैं। उसके लिए किसी भी तरह के सुधार गृह में रखते हैं, जहाँ पे 6 महीने के बाद छोड़ दिया जाता है, ठीक है, बच गया वो, ठीक है। ध्यान रखिए। 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संदर्भ, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बात की, इसका ना बहुत इसके जड़े गहरी है। क्या है इसमें, विवाह का, अपने पसंद के लड़का लड़की से विवाह करने का अधिकार है इसमें, विदेश जाने का अधिकार है इसमें, शुद्ध ऑक्सीजन लेने का अधिकार है, अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार है, अच्छा पानी पीने का अधिकार है, भोजन का भी अधिकार है कुछ कुछ मामलों में, ठीक है। इस सबके सब आर्टिकल से 21 में आता है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार। ये आर्टिकल बहुत ही व्यापक है, ठीक है। 21 का क्या बोलता है, शिक्षा का अधिकार कहता है, जोड़ा गया, कब जोड़ा गया,
2002 में जोड़ा गया, 21 के क जोड़ा गया, डीपी इसमें जोड़ा गया, ठीक है। डीपीएसपी में क्या जोड़ दिया हम लोगों ने, 45 जोड़ दिया, ठीक है। मौलिक अधिकार में क्या जोड़ दिया, मौलिक कर्तव्य में क्या, 11वां नंबर का कर्तव्य जोड़ दिया है। तो 2002 में 66वां संविधान संशोधन होता है, उसमें 21 का क जोड़े, तो शिक्षा के अधिकार को हम लोगों ने बड़ा हाथों हाथ लिया, इसको फंडामेंटल राइट में शामिल किया, फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किया, अब फंडामेंटल सॉरी डीपीएस में भी शामिल किया। 45 11वां नंबर का और 21 के का, सब में मतलब शिक्षा के अधिकार को शामिल कर दिया। 22 क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है, ऑलरेडी पहले बात किया। कुछ मामलों जी में सर। गिरफ्तारी के निरुद्धता से संरक्षण है, 22 निवारक निरोधक वाला। 23 में क्या, मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम से संरक्षण है, मतलब इसमें वेश्यावृत्ति वगैरह, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिक वगैरह। ह्यूमन ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिंग होता है, जो भी होता है जिसमें मनुष्य को खरीद बिक्री किया जाता है, सब इसमें आ जाता है। किसी भी बच्चा को कारखाने में बच्चों के रोजगार के निषेध का संरक्षण किया, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहीं भी काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। जी सर। 25 में क्या, अंतःकरण और धर्म के प्रकटन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता 26 में। 27 में क्या, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान की स्वतंत्रता है, ठीक है। मतलब आप किसी भी धर्म के व्यक्ति को, मतलब आप अपने मंदिर को भुगतान कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपका इनकम 9 लाख रुपया है, 6 लाख तक टैक्स माफ है, 3 लाख का आप टैक्स दोगे, बिल्कुल देखो। आप 3 लाख जाके बोला मंदिर में दे दिए, ठीक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, माफ हो गया, ठीक जी है। सर। ध्यान में रखेंगे। कुछ शैक्षणिक संस्था में धार्मिक निर्देशों तथा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने का स्वतंत्रता भी है, मतलब अपने अपने हिसाब से आप धार्मिक अपने शैक्षणिक स्थान बनाइए, उसमें अपना क्या कीजिए, अपना स्पीचेस वगैरह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन वो राज्य के द्वारा फंडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम्म। देखिए, यहाँ पे धार्मिक के किसी प्रोत्साहित करने का अधिकार, यहाँ पे क्या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन धर्म परिवर्तन करवाने का स्वतंत्रता नहीं है, कन्वर्जन नहीं जबरदस्ती करवा नहीं सकता है करवा कोई भी, सकते। ठीक है। आप अपने धर्म के बारे में किसी को बता सकते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते, ये फिर बाध्य नहीं कानून कर जुर्म हो सकते। गया, जी ठीक है। सर। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है। अब भारत में भारतीय संविधान अल्पसंख्यक, कौन सा अल्पसंख्यक की बात करती है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, कौन सी अल्पसंख्यक, भाषाई भाषा और धार्मिक। धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अल्पसंख्यक का दो ग्राम, भाषाई और अल्पसंख्यक का, लेकिन अल्पसंख्यक कौन होगा, आप कहाँ पे हो, आप दिल्ली में हो ना, दिल्ली में, तो आप वहां पे क्या बहुसंख्यक में हो, कौन सा बहुसंख्यक में हो, भाषाई बहुसंख्यक में भी हो सकते हो, धार्मिक बहुसंख्यक में हो सकते हो, धार्मिक। ठीक है। अभी आपको तुरंत अल्पसंख्यक बनाते हैं, आप चलिए जाए दक्षिण भारत, तमिलनाडु में जाइए, आपकी भाषा चेंज, आप अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है। आप केरल में चले जाइए, ठीक है, आप वहां पे इस्लाम की संख्या ठीक ठाक है वहां पे, ठीक है, आप हिंदू है, आप वहां पे जाएंगे तुरंत आप अल्पसंख्यक हो गए। तो क्या भारतीय जी संविधान ने सर। अल्पसंख्यक को सही से डिफाइन किया क्या, नहीं किया। जो व्यक्ति एक नहीं। जगह पे बहुसंख्यक वही दूसरे जगह पे जाके क्या बन जाता है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको बोला जाता है, अच्छे तरीके से इसको डिफाइन नहीं किया। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक जगह के ऊपर डिपेंड करता है व्यक्ति कहाँ पे रह रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं जी ना। सर। जी आप हिंदी बेल्ट प्रदेश में हो, बंगाली लोग बंगाल में क्या बहुसंख्यक में है, सब बंगाली भाषा बोलता है, 90% लोग बंगाली भाषा बोला, तमिलनाडु में जाकर पता चला कोई बोल ही नहीं रहा, तुरंत वो भाषा अल्पसंख्यक हो गया, समझ रहे हैं ना। जी सर। चलिए बात यहाँ पे करेंगे, हाँ 31 में क्या था, शैक्षणिक संस्था खोलने की अनुमति अल्पसंख्यक के 30 में, ठीक है। 31 का समाप्त हो गया, संपत्ति का अधिकार था। ध्यान रखेंगे, अब संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की रक्षा 31 का ए में है। बी में है कुछ अधिनियमों का विनियमों की वैधता देखिए 31 में सी का नीति ने सिद्धांतों पर पाप डालने वाला कानून से सुरक्षा है। राज्यों को क्या दिया गया, ओपन हैंड दे दिया गया, तुम करो, कोई तुम पे 14 और 19 के आधार पे तुमको रोक टोक नहीं सकता है। राज्यों का पूरा फुल पावर किसमें, 31 के सी में, ठीक है। राज्यों को मनमानी करने का एक तरह से अधिकार भी दे दिया गया, ठीक है। राज्य विरोधी गतिविधियों के संबंधित कानून को निरस्त कर दिया, 31 के डी में ये निरस्त है, ठीक है। 32 में क्या है, वही 5 प्रकार का अधिकार रीट। 32 के 1 में क्या है, 32 के अंतर्गत राज्य कानून को संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगी। अनुच्छेद 32 के अंदर राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगी, समाप्त है। 33 में क्या है, कुछ भाग्य द्वारा प्रदान के अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति है संसद को, ठीक है। राज्य का, सेना का अधिकारी वगैरह ये सब ये नहीं कह सकता, नहीं नहीं नहीं, सबको मिला हुआ राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार है। हमारे पास बंदूक है, बंदूक के सारा क्वालिटी को हम फेसबुक पे अपलोड करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, राइट टू एक्सप्रेशन हो गया एक तरह से, ये फेसबुक पे हम लोग अपने क्या करते हैं लाइव वगैरह, तो क्या राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार है ना,
क्या सेना का आदमी राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार अपने कैंप से लाइव कर सकता है क्या? नहीं नहीं सर। दाल नहीं बहादुर ने किया था। दाल बहादुर की क्या था जिसने हम दाल बहादुर ही कहते हैं उसको। मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव रखा, उसने दाल वगैरह को लेकर क्वेश्चन वगैरह लाइव कर दिया। सेना उसको क्या कर दी, निष्कासित कर दी कि नहीं कर दी? वो जी तो ये सर। तो नहीं कर सकता कैमरा तो वो ऑन किए थे राइट टू एक्सप्रेशन का प्रयोग करने के लिए, मेरा फंडामेंटल राइट है। संसद तुरंत करेगा चलो तुम्हारा 33 के तहत तुम्हारा संवैधानिक अधिकार को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। हाँ कभी जी सुना सर। है कि सेना मतलब जाकर अधिकार कर ली, सेना मतलब हड़ताल कर दी? नहीं पुलिस को सर। हड़ताल करते हुए सुना है कि नहीं सुना? क्योंकि समाप्त किया नहीं। गया ना, आपको हड़ताल करने का अधिकार ही नहीं है। आप अगर अधिकार कर दोगे तो पब्लिक ऑर्डर जो फंडामेंटल राइट का है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। तो एक फंडामेंटल राइट को पालन करने के लिए दूसरा का तो नहीं ना वो कर सकते हैं, ठीक जी है। सर। तो इसी तरीके से अधिकार को बंद किया गया। 34 में क्या है, मार्शल लॉ ध्यान में रखेगा। 35 में क्या है, तो इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के संबंधी विधान जो है 34 के लिए 35 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से आपका फंडामेंटल राइट क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह इसको आप लोग देखेंगे तो देख लेंगे। और अगला चैप्टर जो है और भी मजेदार चैप्टर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ये पढ़ने में और जी। पढ़ाने में और भी मजा आएगा, ठीक है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ध्यान में सर इसको रखेंगे, ठीक है। सर एक सर एक रिक्वेस्ट है सर कि